वेरी गुड इवनिंग। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैसे हैं? ऑल आर गुड। Yes, ma'am. ग्रेट। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, पहले हम कल का रिवाइज करेंगे कि कल हमने क्या डिस्कस किया था। वी डिस्कस्ड अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ, क्या डिस्कस किया था जी हमने? टैरिफ्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टैरिफ और व्हाट इज द अदर फॉर्म ऑफ टैरिफ? टैक्स। अगर आपको टैरिफ को याद करना है तो आप टैरिफ को किस फॉर्म में याद रखोगे? इन द फॉर्म ऑफ अ टैक्स। ओके, but what is the difference between tariff and the tax? That tax is going to be within the country and tariff is going to be there across borders, right? So पहली बात ये याद करनी है आपने। अगर मैं आपको एक टर्म दूं, let me see who is going to crack that term today. SAC. It is a combination of various tariffs. Raise your hand. SAC. Very good. Specific, ad valorem and compound. क्योंकि स्पेसिफिक क्या है? पर यूनिट है, और एड वैलोरम क्या है? परसेंटेज है, और कंपाउंड क्या है? दोनों का कॉम्बिनेशन। एक मिक्स्ड है, मिक्स्ड में क्या होता है? आइदर स्पेसिफिक और एड वैलोरम। बट जो कंपाउंड है उसमें क्या है? इट इज गोइंग टू बी अ स्पेसिफिक एज वेल एज अ एड वैलोरम। वाज दैट क्लियर? ओके। Okay, Vibhor, tell me what is the full form of MFN? Quickly tell me what is the full form of MFN? Brinda? Most favored nations. Most favored nations. Most favored nations किसके अंडर इंक्लूड होते हैं? W, they are the members of WTO. ओके, और इनके बीच में कौन सा एग्रीमेंट होता है मोस्टली? प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, PTA, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। अब आप में से मेरे को कौन बताएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CVD एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CVD? काउंटरवेलिंग ड्यूटी। और उसका पर्पस क्या होता है जी काउंटरवेलिंग ड्यूटी का? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनीवन? मैम सब्सिडीज एडवांटेज को मैम काउंटरवेल करना। सब्सिडी, जो गवर्नमेंट आपको या जो भी दूसरी कंट्री है वो आपको सब्सिडी प्रोवाइड करती है या आपके ऊपर टैक्स लगाती है, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। या तो मेरे ऊपर टैक्स लग रहा है या मैं आपको सब्सिडी दे रही हूँ। तो उस कंसेशन को, उस रिलीफ को काउंटर करने के लिए, उसका इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमारे पास कौन सा टैरिफ लगता है? इट इज कॉल्ड एज काउंटरवेलिंग ड्यूटी, CVD. What is considered as a negative tariff? नेगेटिव टैरिफ कौन सा होता है? यस, कौन सी सब्सिडीज? इंपोर्ट सब्सिडीज इज टू बी कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव टैरिफ। एनी अदर डाउट टू एनीवन? आर दे क्लियर? इसके बाद हमारे पास क्या आता है बेटा? एक बारी हमने कल टैरिफ्स पढ़ लिए। टैरिफ्स का मतलब क्या है? टैक्स। टैक्स का मतलब क्या होता है? कि गवर्नमेंट को अपने लिए रेवेन्यू जनरेट करना है, गवर्नमेंट को अपने लिए इनकम जनरेट करनी है। सो दैट इज योर टैरिफ्स। अब उसके बाद क्या है? नॉन टैरिफ मेजर्स है। नॉन टैरिफ मेजर्स में आई एम नॉट इंटरेस्टेड और आई एम नॉट कीन टू जनरेट इनकम। मेरा पर्पस इनकम जनरेशन नहीं है। मेरा पर्पस क्या है? कि आई नीड टू मेक रूल्स, आई नीड टू मेक पॉलिसीज, आई नीड टू पास ऑन इंस्ट्रक्शंस। इसके लिए so that there is going to be a very smooth trading between the two countries. There is not going to have any kind of exploitation and there is not going to have any kind of illegal or अनफेयर प्रैक्टिस। कोई किसी को मिसयूज नहीं कर रहा। यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी
मिस डीड यहाँ पे नहीं हो रही है, तो यहाँ पे टैक्स नहीं लग रहा, यहाँ पे कोई टैरिफ नहीं लग रहा, यहाँ पे सिर्फ मैं रूल्स बना रही हूँ। नॉन टैरिफ मेजर्स में मैं क्या बना रही हूँ? रूल्स बना रही हूँ, राइट। तो हमने क्या देखा? that tariff constitute the visible barriers to trade and have the effect of increasing the prices of imported merchandise. Naturally, अगर मैं किसी चीज के ऊपर प्राइस लगा देती हूँ, टैक्स लगा देती हूँ, तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और अगर ऐसी किसी इंपोर्टेड गुड के ऊपर मैं टैरिफ लगा देती हूँ, तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो बाय कंट्रास्ट एनटीएम नॉन टैरिफ मेजर्स क्या है? वो कन्वेंशनल, दे आर मोर प्रोमिनेंट, मतलब वो ज्यादा चलते हैं किसके कंपैरिजन में? टैरिफ मेजर के कंपैरिजन में। एंड दे इंक्लूड व्हाट? इनविजिबल मेजर्स। अगर आपके पास टैरिफ मेजर्स क्या हैं? विजिबल है, क्योंकि मैंने आपके ऊपर जितना टैक्स लगाया, मैंने आपके ऊपर जितना टैरिफ लगाया, आई कैन सी दैट इट इज विजिबल टू ऑल, राइट। बट जो नॉन टैरिफ मेजर्स है वो इनविजिबल है, दे आर नॉट गोइंग टू बी सीन बाय ऑल, राइट। अंडरलाइन, non-tariff measures are the policy measures other than ordinary custom tariffs that can potentially have an economic effect on the international trade in goods, changing quantity traded or prices or both. They are not going to be imposed on anyone. मैं किसी के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा रही, बट मैं कुछ ऐसे रूल्स बना रही हूँ, मैं ऐसा कुछ कोड ऑफ कंडक्ट क्रिएट कर रही हूँ, मैं कुछ ऐसा वहां पे रेगुलेशंस लेकर आ रही हूँ जो कि आपकी ट्रेडिंग के ऊपर बहुत ही इन्फ्लुएंशियल होगा, बहुत ही उसके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। तो ऐसे मेजर्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज व्हाट? नॉन टैरिफ मेजर्स। व्हाट आर दे कॉल्ड एज? प्रीतिंदर, व्हाट आर दे कॉल्ड एज? नॉन टैरिफ मेजर्स। ये किसने बोला? According to UNCTAD. What is this? Again, it is the name of organization. हाँ जी, नॉन टैरिफ कंप्राइज ऑल, इसको अंडरलाइन कर लो बेटा। अभी आपको नहीं पता ये क्या है, बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा ये क्या चीज है। यस, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। What is the full form of this? United Nations Conference on Trade and Development 2010 के हिसाब से कि yes, to control the quantity of imported goods or to control my trading, I am going to make certain rules, right? And they are very much effective. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं अपनी ट्रेडिंग को टैरिफ लगा के ही कंट्रोल करूंगी, अदर देन टैरिफ भी मेरे पास कई मेथड्स हैं। नॉन टैरिफ मेजर्स क्या इंक्लूड कर रहे हैं? कंडीशंस ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, पॉलिसीज, रेगुलेशंस दैट रिस्ट्रिक्ट ट्रेड एंड दोज फैसिलिटेट। मैंने पहले ही बताया, रेड लाइट जंप नहीं करनी है, ये क्या है? एक रिस्ट्रिक्शन है। पंजाब से हरियाणा की तरफ जाना है तो टोल टैक्स पे करना है, ये क्या है? रिस्ट्रिक्शन है, बट वो टैक्स हो गया, वो टैक्स हो गया, वो टैरिफ में आएगा आपका, राइट। बट अगर आपने इंडिया से अमेरिका जाना है तो आपको इंडिया से अपने आप को क्या करना पड़ेगा? माइग्रेट करना पड़ेगा। वहां पे आपको क्या लेना पड़ेगा? माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ये कुछ रूल्स होते हैं जो किसके अंडर आते हैं? नॉन टैरिफ मेजर के अंडर आते हैं। सो दीज आर द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स, rules and regulations that are legally set by the government of the exporting, importing or the transit country. आपने किसी कंट्री में जाना है, वीजा लगना है, आपको वहां का माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना है, वहां की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज लेनी है, ये आप लोग फेमिलियर हो इन एग्जांपल्स के साथ, तो ये जनरल एग्जांपल्स में आएगी। बट अगर मैं किसी चीज को दूसरी कंट्री के साथ ट्रेडिंग कर रही हूँ, मर्चेंडाइज कर रही हूँ, तो एक तो इन द फॉर्म ऑफ टैरिफ हो ही गया, बट एक आपका पेपर फॉर्मेलिटीज मैंडेटरी हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस जो आपको फ्लेक्सिबल भी दे सकती हैं या जो आपको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती हैं। इट शुड बी केप्ट इन माइंड, प्लीज, अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन,
कि आपके पास जो एंटी एम और एंटी बी हैं, दे आर नॉट द सेम थिंग्स। एंटी एम क्या है? नॉन टैरिफ मेजर्स। एंटी बी क्या है? नॉन टैरिफ बैरियर्स। आर दे द सेम थिंग? बहुत बारी ये पेपर में क्वेश्चन आता है, दे आर नॉट द सेम थिंग। अब एंटी एम क्या है? NTMs are sometimes used as the means का मतलब क्या होता है? Resource to circumvent free trade policies and favor domestic industries at the expense of the foreign competition. Try to understand all this. Non-tariff measures कई बारी आपको क्या करते हैं? They used as a means, हम उसको एक जरिया बना के चलते हैं। किस चीज का जरिया बना के चलते हैं? कि मेरे पास फ्री ट्रेड है और मैं उसको डोमेस्टिक कंट्रीज को सपोर्ट कर रही हूँ, किसके कंपटीशन में? फॉरेन कंपटीशन। जैसे आज की डेट में इंडिया ने क्या बोला हुआ है? दैट वी आर गोइंग टू बी वोकल फॉर लोकल। ठीक है, तो मैं फॉरेन कंपटीशन के बजाय अपने डोमेस्टिक गुड्स को मैंने क्या करना है? प्रमोट करना है। मैंने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है। तो उस केस में समटाइम्स आई कैन यूज टू कंट्रोल द पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड। किसके थ्रू? NTM के थ्रू। ओके, सो अगर मैं ऐसा कुछ करती हूं कि मैं अपनी फ्री ट्रेड पॉलिसी को कंट्रोल कर रही हूं टू इनकरेज माय डोमेस्टिक ट्रेड इन कंपैरिजन टू फॉरेन कंपटीशन, तो वो जो नॉन टैरिफ मेजर्स हैं उस टाइम के ऊपर वो क्या बन जाएंगे? दे विल बी कॉल्ड एज अ नॉन टैरिफ बैरियर्स। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, नॉन टैरिफ मेजर्स तो ओवरऑल हो गए जो आपका सारा ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए फॉलो करेगी। बट इस NTM में से कुछ चीजें मैं उठा रही हूं, मैं उनके ऊपर काम कर रही हूं। क्यों काम कर रही हूं? क्योंकि मेरे को क्या करना है? सर्कुमेंट मतलब मेरे को चेक करना है, मेरे को कंट्रोल करना है। किसको करना है? फ्री ट्रेड रूल्स को, राइट? कि आप फ्री ट्रेड करिए, आपके ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी सैंक्शंस नहीं है, आपके ऊपर किसी भी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो आप कीजिए। बट मैंने इस पॉलिसी को क्या करना है? कंट्रोल करना है, मैंने चेक करना है। और ये चेक मैंने क्यों करना है? क्योंकि मेरी इंटेंशन क्या है कि मैं अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट करूं, उनको इनकरेज करूं। किसके कॉस्ट के ऊपर? फॉरेन कंपटीशन। कि I am going to bring my domestic industries as good as to the my foreign competitors. तो उस टाइम के ऊपर मेरे जो फॉरेन कॉम्पिटिटर्स हैं, मैं उनके ऊपर कुछ बैरियर्स लगाऊंगी। कुछ बैरियर्स का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रिक्शंस लगाना। ठीक है, मैं उनके ऊपर कुछ स्ट्रिक्टनेस लगाऊंगी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाऊंगी, उनको कुछ कंट्रोल करूंगी। तो वही वाले मेथड्स जो मैं फॉरेन कॉम्पिटिटर्स के ऊपर लगा रही हूं, तो वो क्या बन जाएंगे उस टाइम आपके लिए? NTB, दैट इज नॉन ट्रेड बैरियर्स। तो NTB एक्चुअल में फिर किसका पार्ट हो गया? NTM का पार्ट हो गया। NTM is a wider term, but NTB is a narrow term. Okay, non-tariff barriers are discriminatory non-tariff measures imposed by the government to favor domestic over foreign suppliers. So NTB क्या है? Are the subset of, मैंने अभी जो लाइन बोली कि अगर ये मेरा NTM है तो उसका पार्ट क्या है? ये आपका NTB है। किसके लिए? टू हैव अ प्रोटेक्शन और टू हैव अ डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी इंटेंट का मतलब आपका ऑब्जेक्टिव, आपका पर्पस, आपका ऑब्जेक्टिव कोई भी हो सकता है। इधर यू कैन बी अ protection to your industry or you are going to be a discriminate, biased, favor कि नहीं मेरे को तो जैसे रशिया इंडिया को फेवर करता है, इंडिया रशिया को फेवर करती है, वो डिस्क्रिमिनेशन है, राइट? प्रोटेक्शन मतलब कि मैंने आपकी रक्षा करनी है। कंपेयर टू NTB, NTM encompasses broader set of measures. अभी मैंने बता दिया कि NTM is a broader concept and NTB is a narrow concept. Rather, NTB is the part of NTM only. अब according to WTO, WTO क्या है? World Trade Organization. The use of non-tariff measures is allowed under certain circumstances. बहुत important terms हैं।
एग्जाम्पल्स इसकी क्या है? सबसे पहला क्या है? टीबीटी। टीबीटी क्या है? टेक्निकल बैरियर्स एंड सैनिटरी फाइटोसैनिटरी मेजर्स। इनके ऊपर बच्चे मान के चलो कि क्वेश्चन आना ही आना है। टीबीटी एंड एसपीपी, एसपीएस। टीपीटी क्या है? टेक्निकल बैरियर। और एसपीएस क्या है? सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। बोथ नेगोशिएटेड किस टाइम? ड्यूरिंग द यूरगे राउंड। आपके पास ये बहुत सारे राउंड्स हैं जो आगे जाके हम पढ़ेंगे। जैसे आपने हिस्ट्री सिविक्स में पढ़ा होगा पहले, ठीक है, कि राउंड्स होते थे। जैसे आपके पास कमीशन, वो कौन सा था, साइमन कमीशन, वापस जाओ, तो वो भी तो राउंड्स होते थे ना। उस टाइम कॉन्फ्रेंस होता था, साइमन गो बैक, तो वो राउंड्स होते थे, कॉन्फ्रेंसेस होती थी। तो ऐसे ही यहाँ पे एक कंट्री को दूसरी कंट्री के ऊपर सैंक्शंस निकालने के लिए या उसके मेजर्स निकालने के लिए वी वर हैविंग वेरियस राउंड्स। अभी हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। बट ये जो आपका टीबीटी है एंड एसपीएस, दे वर नेगोशिएटेड और दे वर डिसाइडेड कौन से राउंड में? यूरगे राउंड में। ओके। NTMs are sometimes as a mean to circumvent free trade rules and favor, ये फेस आपका सेम एग्जांपल आ गई जो NTM को NTB के लिए किया गया था। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड समटाइम्स इम्पॉसिबल टू डिफरेंशिएट लेगिमिटेड NTMs फ्रॉम दिस। कई बार वो क्या कहता है, बहुत मुश्किल हो जाता है आपके पास कि ये NTM और NTB आपस में कैसे डिफरेंट है, या ये प्रोटेक्शन के लिए है या ये डिस्क्रिमिनेशन के लिए है। बट इस चीज को आप इतना ध्यान नहीं दे सकते, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। बट अब यहाँ पे जो ये वाले चैप्टर्स हैं, ये टॉपिक्स हैं, इसको जरा ध्यान से सुनो। आपके पास NTMs आर कैटेगराइज्ड कैसे? सबसे पहला क्या है? टेक्निकल मेजर। सबसे पहला क्या है? टेक्निकल मेजर। रेफर टू किसको? प्रोडक्ट स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज, कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी क्या स्पेशलिटीज हैं, प्रोडक्ट रिलेटेड स्पेशलिटीज। राइट। अगर आप बाहर से आयरन मंगवा रहे हो तो आप क्या श्योर करोगे कि वो क्या चीज है? कितनी लेयर्स हैं उसकी, उसकी कितनी थिकनेस है, उसको क्या ISI, क्या सॉलिड है, क्या इस पर्पस के लिए वो इस टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट हो सकता है या वो नहीं हो सकता। ये सारी चीजें आप चेक करोगे टेक्निकली। राइट। जब फॉर एग्जांपल आप टू व्हीलर चलाते हो तो आपको हेलमेट लेनी है, तो हेलमेट खरीदते वक्त आप क्या चेक करते हो? ये ISI मार्क है, क्या ये सॉलिड है, क्या इसकी स्ट्रैप ठीक है, क्या ये डबल लेयर है या नहीं है। राइट। तो सेम चीज के ऊपर अगर मैं कोई चीज इंपोर्ट करवा रही हूँ तो उसका टेक्निकल, कि क्या वो इस क्लाइमेट में, इस टेम्परेचर में वो चल जाएगी, इस टेम्परेचर के लिए क्या बहुत हार्ड या बहुत सॉफ्ट तो नहीं है आपके लिए। फूड सेफ्टी रूल्स हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी है, इसमें कोई एनिमल स्किन या वो तो नहीं लगी हुई है, या प्लांट्स को तो नहीं हमने ऐसे कुछ नुकसान पहुंचाया हुआ। So these are all to be considered as your technical measures. अगर आपने इससे रिलेटेड न्यूज पढ़ी हो जो एनिमल और प्लांट हेल्थ है, लास्ट वीक की क्या न्यूज थी कि इट वाज बिंग प्रोपेगेंडा, इसका बहुत ज्यादा हुआ था कि कॉफी में जो है, जो कॉफी पाउडर बनता है वो एलिफेंट की पॉटी से बनता है। राइट। सो लोग जो हैं, यस, इसके ऊपर आप देखो पूरा एक हफ्ता इसके ऊपर आपके पास क्लेम किया गया है। पीपल स्टार्टेड लिविंग दिस कॉफी। बट फिर इसके ऊपर पूरा रिसर्च आया, इसके ऊपर जो कंपनीज थी उन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट दी कि दे आर गोइंग टू हैव अ फिल्टरेशन उसकी होती है, बहुत सारे प्रोसेसेस में से सारा कुछ होता है, एंड बीन्स और उसमें क्या फर्क होता है। तो ये एग्जांपल मैंने आपको क्यों दी? दिस इज टू बी कंसीडर्ड एज अ टेक्निकल मेजर। फिर आपने सुना था मैगी, कि मैगी के बीच में लेड है, तो वो क्या चीज है? जब वो आता है तो वी आर गोइंग टू सी कि क्या ये फूड सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो ऑल दिस इज योर टेक्निकल मेजर्स। अब आ गया आपका नॉन टेक्निकल मेजर्स, रिलेट टू द ट्रेड रिक्वायरमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर ट्रेडिंग करनी है, मोस्ट ऑफ द ट्रेड हैपन्स थ्रू वाटर।
ठीक है, शिपिंग। हिस्टोरिकली भी हमारे पास जो ट्रेडिंग थी वो थ्रू वाटरवेज ही हो रही थी, राइट? तो मोस्ट ऑफ द जो आपका ट्रेड है वो किसके थ्रू होता है? इट ऑल हैपन थ्रू शिपिंग। कस्टम फॉर्मेलिटीज क्या है कि क्या आपने अपनी कस्टम ड्यूटी पे की है, क्या आपने अगर आप बाहर वाली कंट्री से आते हो, आपने कोई भी शॉपिंग की है, आपने कुछ भी किया है, यू हैव टू डिक्लेयर दैट। आपको उसके बिल्स दिखाने पड़ते हैं। इवन आपने कितनी करेंसी लेके जा रहे हो अपने साथ, वो भी आपको डिक्लेयर करनी पड़ती है, राइट? सो दीज आर टू बी टेकन एज अ पेपर फॉर्मेलिटी। जो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, दैट इज टू बी कंसिडर्ड एज अ नॉन टेक्निकल मेजर्स, टैक्सेशन पॉलिसी एटसेट्रा। They are hard measures, price and quantity, threat measures, that is anti-dumping, and other measures such as trade-related finance and investment. Restrictions हैं, तभी तो देखो बाहर से लोग गोल्ड को कैसे लेके आते हैं, क्योंकि वो अदरवाइज ऑफिशियली तो लेकर नहीं आ सकते। तो वो किस में आ जाता है? आपका नॉन टेक्निकल में। क्लियर है ये? पीयूष, समझ में आया है? पहले वाले लेक्चर्स देखे नहीं आपने? ओके अब इसके बाद क्या है? फर्दर द कैटेगराइजेशन आपके पास क्या चीज है? इंपोर्ट रिलेटेड मेजर्स विच रिलेट टू द मेजर्स इम्पोज्ड बाय द इंपोर्टिंग कंट्री, एक्सपोर्ट विच आर टू बी टेकन बाय द एक्सपोर्टिंग कंट्री, एंड एडिशन टू दिस वी हैव अ प्रोसीजर ऑब्स्टेकल्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, एडमिन प्रॉब्लम्स, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स, टेस्टिंग नहीं हो पाई है, तो ये आपकी क्या है? पीओ। पीओ क्या होता है? प्रोसीजरल। पहले एक्सपोर्टिंग कंट्री की तरफ कोई प्रॉब्लम है, फिर इंपोर्टिंग कंट्री की तरफ से कोई प्रॉब्लम्स हैं, मेजर्स हैं, और थर्ड क्या हो गया? उसका प्रोसीजर ऑब्स्टेकल्स, राइट? लेट्स डिस्कस इन डिटेल द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर नाउ, दैट इज अ टेक्निकल मेजर्स में हमारे पास क्या क्या आता है। सबसे पहले आपके पास आया सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। प्लीज अंडरलाइन कि ये सैनिटरी और फाइटो साइंस वर्ड है, वो फोटोसिंथेसिस हम जैसे करते थे, सो इट इज अ साइंस वर्ड। तो साइंस में आपके पास ये क्या आ गया? टू प्रोटेक्ट ह्यूमन, एनिमल और प्लांट लाइफ। जहां पे ये वर्ड आ गया ना, इसका मतलब मैं कौन सा मेजर यहाँ पे यूज कर रही हूँ? एसपीएस। टेक्निकल मेजर है, बट टेक्निकल मेजर के अंडर कौन सा है? एसपीएस। एनिमल से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड एंड ह्यूमन से रिलेटेड। कोई टॉक्सिन्स है, कोई उसके ऊपर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, कोई बायोडाइवर्सिटी है, कुछ भी है आपके पास, जैसे मैंने अभी आपको इतनी एग्जांपल्स दी हैं, राइट? एंड इफ यू कैन चेक इट आउट, यू कैन चेक लास्ट वीक में इस न्यूज को पूरा वायरल किया गया है और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन भी आई है, राइट? तो इन चीजों से रिलेटेड आपके पास जो टेक्निकल मेजर्स हैं, व्हाट आर दे कॉल्ड एज सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी, एसपीएस। ये चीज यहीं पे लर्न हो जानी चाहिए। नॉट इवन अ 1% डाउट यू शुड हैव। क्या करता है गवर्नमेंट? क्वालिटी को चेक कर रहा है, हाइजीनिक रिक्वायरमेंट्स है, प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं, ऑल दैट। सिंपल आपने क्वेश्चन ये है आपका ऊपर वाला, ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट लाइफ के साथ कौन सा टेक्निकल मेजर है? इट इज टू बी कंसीडर्ड एज अ एसपीएस। और एसपीएस किसके साथ रिलेटेड? बोथ वे इट कैन बी आस्क्ड। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपके पास टीबीटी, दैट इज टेक्निकल बैरियर। टेक्निकल बैरियर का प्लीज अंडरलाइन, जो किसको कंसीडर करता है? फूड एंड नॉन फूड ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स। फूड एंड नॉन फूड, ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, एसपीएस, फूड एंड नॉन फूड, टीबीटी। क्या साइज, क्या शेप, क्या चीज होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो वो सारी चीजें आपके पास, लेबलिंग, मार्किंग, एग, ग्रीन डॉट होनी चाहिए, रेड डॉट होनी चाहिए, उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स कैसे लिखे होने जाने चाहिए, वो सारी चीज आपके पास किस में आती है? रिलेटेड टू फूड, दैट इज अ टीबीटी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीबीटी? यस, जब भी अगर हम किसी चीज का इंपोर्ट करवाते हैं, अभी आई थिंक इट वाज आफ्टर, इट हैपेंड लास्ट ईयर ओनली आई थिंक, कि इंडिया इज अ एक्सपोर्टर ऑफ राइस। एक्सपोर्ट राइस, राइस को वो एक्सपोर्ट करता है।
और जिस कंट्री को करता है उसने पूरा का पूरा जो इंडिया का लॉट था वो वापस कर दिया। क्यों वापस कर दिया? बिकॉज दे फेल टू मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए थे, जो टेस्टिंग होनी थी आपकी, उसको उसने पास नहीं किया। तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था ये किसके अंडर आएगा? टीबीटी के अंडर आएगा। अगर इंडिया ने पूरा का पूरा मैगी का लॉट वापस किया, क्यों किया? क्योंकि उसने उस फूड टेस्ट क्वालिटी को पास नहीं किया। इट वाज फाउंड कि उस लॉट में जो आपका था, उस लॉट में आपके पास लेड था। तो ऐसे ऐसे बीच बीच में से आपके पास टेस्टिंग्स होती हैं, और इफ यू फेल दैट, द नो ट्रेडिंग। अगर आपने उसको क्लियर कर लिया, इट विल कट। तो द पॉइंट्स टू बी पिकअप, एसपीएस क्या है एंड टीबीटी क्या है, इसको भूलना मत जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। Just as SPS and TBT measures are standard-based measures used to protect their consumer and preserve their natural resources, they can be used effectively as an obstacle to import or discriminate against import or protect your domestic products. ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास it may be either impossible for the exporting country or would obviously raise cost, hurting the competitiveness of the exporting country. सब examples क्या है? Food laws है, quality standards है, industrial standard, organic certification है, eco labeling and all this. Any doubt? Harsh, is it clear? What is SPS? Phytosanitary, but किसके लिए होता है वो? ह्यूमन, प्लांट एंड एनिमल हेल्थ। फूड से रिलेटेड हमारे पास कौन सा टेस्ट होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीबीटी? SPS and TBT falls under which kind of measures? टेक्निकल मेजर्स में मेजर वो हेडिंग क्या है आपकी? NTM, नॉन टैरिफ मेजर। ओके, नॉन टैरिफ मेजर्स आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, टेक्निकल मेजर्स एंड नॉन टेक्निकल मेजर्स। ओके, तो टेक्निकल मेजर्स में मेरे पास सिर्फ दो हैं, SPS एंड TBT। SPS is for animal, plant and human health, and TBT is here for food and non-food quality, right? अब आपके पास आ गया नॉन टेक्निकल मेजर्स। इसमें सबसे पहला आपके पास पॉइंट आया जी, इंपोर्ट कोटास। Import quotas is a direct restriction which specifies that only a certain physical amount of good will be allowed into the country during a given period of time, say 1 year. As it is clear from the heading only, import quota, कल हमने क्या डिस्कस किया था इसके बारे में? कौन सा टैरिफ था? पूरा नाम बताओ। टैरिफ कोटा, TRQ, टैरिफ रेट कोटा, राइट? टैरिफ भी था और उसके साथ कोटा भी था। अब यहाँ पे क्या है? इंपोर्ट कोटा। इंपोर्ट कोटा, जहां पे भी बेटा वर्ड कोटा आ गया ना, जस्ट टेक इट एज इट इज अ रिस्ट्रिक्शन, ये रिजर्वेशन है। आई एम गोइंग टू बी इन फेवर ऑफ यू और आई एम गोइंग टू कंट्रोल यू, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? सो बट इसमें क्या होगा? आई एम गोइंग टू फिक्स अप योर रोल इन दैट। What type of role are you going to? कोटा आपका फिक्स कर दिया भैया, इतने में आपका 10% हिस्सा है, बाकी का मेरे को पता। तो इंपोर्ट कोटा वो क्या कह रहा है? रिस्ट्रिक्शन है कि आप किसी गुड का सिर्फ इतनी क्वांटिटी ही कर सकते हो फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और वो गिवन पीरियड ऑफ टाइम नॉर्मली कितना होता है? इट इज टू बी टेकन एज अ 1 ईयर। आई थिंक मेरे को अभी अभी रिधि ने ज्वाइन किया है, एम आई राइट रिधि? Yes, ma'am. कहाँ था बेटा इतनी दिनों से? Ma'am, I was not well. या यू हैव टोल्ड मी, बट क्या बहुत बीमार हो गए थे? अब ठीक हो? हाँ जी मैम। तो आपने रिकॉर्डिंग्स के साथ अपना जो पाइलअप हुआ था सारा काम देखा? नहीं मैम, आज से स्टार्ट करूंगी, आज ही रिकवर हुई है, मतलब थोड़ी। माई प्रेयर्स फॉर स्पीडी रिकवरी, बट आई वॉज मिसिंग यू बैडली। अब बाउंस कर लो अब अच्छे से। श्योर मैम।
ठीक है, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, तो इसमें आपके पास क्या था बेटा कि एक पर्टिकुलर ईयर में इंडिया सिर्फ इतनी क्वांटिटी तक का इंपोर्ट कर सकता है, इससे ज्यादा वो इंपोर्ट नहीं कर सकता। So what is that to be called as? It is to be called as a import quota. Are typically set below the free trade level of import and usually enforced by issuing licenses. Please underline the word below the free trade level. Below word is to be taken care of कि जो आपके इंपोर्ट कोटाज हैं वो हमने कहां पे करने हैं, जो फ्री ट्रेड लेवल है उससे नीचे करने हैं मेरे को। So this is referred to as a binding quota. A non-binding quota is a quota that is set at or above the free trade level of imports, thus having a little impact on the trade. Sorry, मतलब जो हम कोटा फिक्सेशन करते हैं इट इज फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ये नहीं कि वो जो रिस्ट्रिक्शन होती है वो फॉर एवर होती है, नो कोई टाइम मेंशन होता है कि आपके पास सिर्फ ये 10 साल के लिए ये कोटा है, आप 10 साल के लिए यूज करोगे, राइट। बट नॉर्मली उन्होंने क्या बोला है, नॉर्मली वी फिक्स्ड अप द ईयर फॉर अ ईयर ओनली, 1 साल का होता है, फिक्स नहीं है कि वो 1 ही साल का होगा, बट नॉर्मली इट इज फॉर अ ईयर ओनली। Okay, import quotas, please underline, circle the word that it is of 2 types. The first one is to be taken as an absolute quota and the other one is to be taken as a tariff. Or line आपका question है, every line is a question. So absolute quotas क्या है, underline the word, circle the word, it is permanent nature. Absolute quota are what? Permanent. A specified level quantity for the specified period of time and import can take place any time of the year. No condition is attached to the country of the origin of the product. कोई condition नहीं है, बस उसमें क्या है कि वो permanent है। For example, वो क्या कह रहा है, 1000 tons of fish import which can take place any time during the year from any country. फिशिंग, फिश आपको पता है, ठीक है, तो उसके ऊपर कोटा लग गया कि आप कोई भी कंट्री 1000 टन तक आपने इंपोर्ट करना है, फिश विच कैन टेक प्लेस एनी टाइम, जो भी आपके पास टाइम आपके पास है, फ्रॉम एनी कंट्री। ये नहीं है कि इट इज गोइंग टू बी स्पेसिफिकली फ्रॉम इंडिया, इट इज गोइंग टू बी स्पेसिफिकली फ्रॉम चाइना, नहीं, जो ट्रेडिंग होनी है वो कितने की होनी है, 1000 टन की होनी है, दैट इज इट। वो कभी भी करे, कोई भी करे। When country allocation is specified, a fixed volume of the product must originate in one or the other countries. जैसे a quota of 1000 tons of the fish then can be imported any time during the year, but where 750 tons must originate in the country A and 250 tons in country E. So there are seasonal quotas and temporary quotas. फिर से बता रही हूँ इस चीज को, पहले आपके पास इंपोर्ट कोटा है, इंपोर्ट कोटा आपको क्या कहता है कि यू आर गोइंग टू फिक्स अप द क्वांटिटी दैट यू आर गोइंग टू हैव दिस मच ओनली, यू कांट हैव मोर देन दैट। तो जो इंपोर्ट कोटाज है दे आर ऑफ 2 टाइप्स, द फर्स्ट इज टू बी टेकन एज अ एब्सोल्यूट कोटा and the other one is to be taken as a tariff quota. Tariff quota is a tariff, okay, मतलब उसमें मेरा पर्पस क्या होगा, टैरिफ को जनरेट करना, इनकम को जनरेट करना, ताकि मैं अपना रेवेन्यू ले सकूं। बट आपके पास जो एब्सोल्यूट कोटा है उसका पर्पस सिर्फ रूल्स को सेट करना है, उसका पर्पस रेवेन्यू को जनरेट नहीं करना है। तो एब्सोल्यूट कोटा में वो क्या कह रहा है, सबसे पहला वर्ड कि इट इज परमानेंट इन नेचर, और परमानेंट के साथ क्या है कि आई एम गोइंग टू हैव अ पर्टिकुलर, एक मैंने लिमिट सेट कर दी है, तो वो लिमिट आपके पास रहेगी, वो टाइम ड्यूरेशन आपके पास रहेगी, वो क्वांटिटी आपके पास रहेगी। तो उस टाइम ड्यूरेशन में उस क्वांटिटी को
कहाँ पे करना है आप किसी भी टाइम कर सकते हो, मेरे पास किसी भी तरीके का कोई भी इशू नहीं है, राइट। इन्होंने एग्जांपल दी है फिश की, कि मान लो आपके पास 1000 टन का इंपोर्ट होना है फॉर अ गिवन ईयर, तो फॉर अ गिवन ईयर इस 1000 टन फिश को आप इंपोर्ट कोई भी कंट्री कर सकता है, कहीं से भी हो सकता है, दैट इज नॉट एन इश्यू कि इट हैज टू बी डन फ्रॉम दिस कंट्री ओनली, राइट। फर्दर उन्होंने क्या बोला कि मान लो वहां पे आपके पास कोई भी कंट्री अगर कर सकता है तो उसकी एलोकेशन कैसे होगी। एलोकेशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। अगर तो एक ही कंट्री के पास है फिर तो एलोकेशन करने की जरूरत नहीं है, बट अगर 2-3 कंट्रीज कह रहे हैं कि हम भी इसका इंपोर्ट करेंगे, हम भी इसका इंपोर्ट करेंगे, तो वो एलोकेशन कैसे होगा। तो अगर इन केस मेरे पास 2 कंट्रीज हैं, तो कंट्री ए 750 कर रही है तो दूसरी कंट्री को सिर्फ कितना करना पड़ेगा, 250 करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्पल के हिसाब से the total limit of my quantity was how much? It was 1000. I hope it is clear to you all now. So in addition इसके साथ और क्या हो सकता है, सीजनल कोटास भी हो सकते हैं, टेम्परेरी कोटास भी हो सकते हैं, साइक्लिकल कोटास भी हो सकते हैं। With the quota, a government of course, आ गया ना पॉइंट, रिसीवर रेवेन्यू, तो ये कौन सा हो गया, टैरिफ हो गया। मैंने आपको आज क्लास के शुरू में ही बताया, अगर मैं टैरिफ लगा रही हूं तो टैरिफ का पर्पस ही क्या है, इनकम। अपने दिमाग में ये चीज रखो, टैरिफ का मतलब क्या है, टैक्स, और टैक्स का मतलब क्या है, इनकम, टैक्स का मतलब क्या है, रेवेन्यू। और अगर मेरे पास नॉन टैरिफ मेजर है तो इसका मतलब क्या है कि आई एम गोइंग टू सेट अप सर्टेन रूल्स, यू हैव टू बी क्लियर अबाउट इट। और टैरिफ में जो बैरियर्स थे वो हमने कल सारे पढ़े, स्पेसिफाइड है, एडवलरम है, काउंटर वेलिंग है, टैरिफ कोटा वाज देयर, ओके, एस्केलेटेड था आपके पास, प्रिविलेज प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट था आपके पास, तो दे वर ऑल अंडर टैरिफ मेजर्स और टैरिफ बैरियर्स, जिसका पर्पस गवर्नमेंट को क्या करना है, इनकम जनरेट करना है। The profit received by the holder of such import license, उसको प्लीज अंडरलाइन, ये छोटी छोटी चीजें जब कोने में पड़ी होती है ना, काउंसिल वहीं से क्वेश्चन पूछता है। The profit received by the holder of such import licenses, इंडिया के पास किसका लाइसेंस है इंपोर्ट करने का, इंपोर्ट लाइसेंसेस। जैसे हम कहते हैं ना पेटेंट राइट है, हल्दी का पेटेंट राइट किसके पास है, These are basic things, right? तो जो आपके पास इंपोर्ट लाइसेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, कोटा रेंट्स। व्हाट डू दे कॉल एज, क्योंकि लाइसेंस के लिए फी पे करनी पड़ती है ना, तो उस फी को हमने क्या बोल दिया, क्योंकि ये टैरिफ कोटा है, सो दैट इज व्हाई वी हैव कॉल्ड इट एज अ कोटा रेंट। While tariffs directly interfere with the prices that can be charged on the imported good in the domestic market, import quota interferes with the market price indirectly. टैरिफ क्या करते हैं, डायरेक्टली करता है, क्योंकि अगर टैक्स ज्यादा लग गए तो क्या होगा, प्राइस ज्यादा हो जाएगा। बट ये जो टैरिफ कोटा है वो इनडायरेक्टली करेगा। इनडायरेक्टली क्यों करेगा, क्योंकि इसमें आपके पास लाइसेंस होल्डर हो आप, अगर आपके पास ज्यादा क्वांटिटी है तो मोनोपोली क्रिएट हो सकती है राइट, तो वो इनडायरेक्टली मार्केट प्राइस को इफेक्ट करेगा। इंपोर्ट कोटा तो हो गया। The license holders are able to buy imports and resell them at a higher price in the domestic market, and they will be able to earn a rent on their operation over and above their profit they have made in the free market. Very important line, जिनके पास लाइसेंस है उस चीज को इंपोर्ट करने का, वो पहले इंपोर्ट करेंगे, फिर वो क्या करेंगे, उसी प्रोडक्ट को डोमेस्टिक मार्केट में सेल करेंगे। किस रेट के ऊपर सेल करेंगे, एट अ हायर प्राइस। क्यों, क्योंकि वो लाइसेंस होल्डर थे, तो लाइसेंस होल्डर थे तो मतलब आप एक तरीके से क्या बन गए, मोनोपोली बन गई, किसी और के पास वो प्रोडक्ट नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी प्रॉफिट मतलब प्राइस चार्ज कर सकते हो।
so they will be able to earn a rent on their operations. कोटा रेंट क्या है कि जो उनके मार्केट प्रैक्टिसेस चल रही हैं ओवर एंड अबव द प्रॉफिट, फ्री मार्केट में उससे कहीं ज्यादा वो अपने रेंट से ज्यादा पैसे कमा लेंगे, राइट? The welfare effect of these quotas are similar to that of tariffs. If the quota is set below the free trade level, the amount of imports will be reduced. Once again, the welfare effect of quota is same as the tariff. अगर मैंने कोटा को फ्री ट्रेड से नीचे किया तो क्या होगा? इंपोर्ट रिड्यूस हो जाएंगे. क्यों? कोटा फिक्सअप कर दिया. किससे फिक्सअप कर दिया? फ्री ट्रेड से नीचे. आपका फ्री ट्रेड क्या है? ये मार्केट फोर्सेस है, ये इतना आपका फ्री ट्रेड है ना, बट मैंने फिक्सअप इतना कर दिया बिलो द फ्री ट्रेड लेवल. प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर किया था ना आपने, सेम चीज होगी. फ्री ट्रेड मतलब जहां पे मार्केट फोर्सेस फिक्सअप कर रही हैं, बट यहाँ पे मार्केट फोर्सेस नहीं, यहाँ पे कोटा ने फिक्सअप किया और कोटा बिलो द फ्री ट्रेड है, तो वो क्या होगा? अमाउंट ऑफ इंपोर्ट्स विल बी रिड्यूस्ड. आप देख लो यहाँ पे अपने आप आपकी सप्लाई कम हो रही है. इंपोर्ट क्या होता है? सप्लाई होती है. जब आप प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर लगाते थे, जब प्राइस सीलिंग होती थी तो क्या होता था? एक्सेस डिमांड होती थी ना, सप्लाई कम हो जाती थी. सेम चीज यहाँ पे, जब आप प्राइस सीलिंग करते थे तो सप्लाई कम हो जाती थी इन कंपैरिजन टू डिमांड, राइट? सेम थिंग ओवर हियर कि जब मैंने कोटा फिक्सअप कर दिया तो उस केस में इट इज गोइंग टू रिड्यूस माय इंपोर्ट्स. मतलब अगर वो कोटा फ्री ट्रेड से नीचे है, a reduction in imports will lower the supply of the good in the domestic market and it will raise the price. वही माइक्रो कॉन्सेप्ट किसके ऊपर आ गया? मैक्रो के ऊपर आ गया. सेम ग्राफ इफ यू कैन आई कैन शो. ये आपका हो गया फ्री ट्रेड, राइट? और ये हो गया आपका कोटा. आप अपने आप देख. Consumers of the product in the imported country will be worse off because of the increase in the domestic prices of both imported goods का भी और जो imported goods के substitute से उनकी भी प्राइस क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी. गोल्ड के प्राइसेस ज्यादा हो गए क्योंकि कोटा फिक्स था. ठीक है, मैं इतनी ही सप्लाई कर सकती थी, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकती थी. डिमांड जो थी वो ज्यादा होती जा रही है, तो अब क्या हुआ? प्राइसेस राइज हो गए, राइट? बट जब विद इन द कंट्री गोल्ड के प्राइसेस राइज हुए तो वो गोल्ड का जो सब्स्टिट्यूट था, सिल्वर था, उसके प्राइसेस भी क्या हो गए? राइज हो गए. क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ गई. देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, ये सिर्फ ये वाला फैक्टर नहीं है. बट अगर मैं कोई चीज इंपोर्ट करवा रही हूँ उसके प्राइसेस ज्यादा हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि मेरा जो कोटा है वो फ्री ट्रेड से नीचे है, तो उससे क्या होगा? आपके इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे. इंपोर्ट्स कम होंगे तो आपकी सप्लाई कम होगी. सप्लाई कम होगी पर डिमांड ज्यादा है आपकी, प्राइसेस राइज हो जाएंगे. जब प्राइसेस राइज हो जाएंगे डोमेस्टिक मार्केट में हम उसके सब्स्टिट्यूट्स ढूंढेंगे. प्रेशर किसके ऊपर पड़ जाएगा? डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर पड़ जाएगा. तो जो डोमेस्टिक मार्केट में उसके सब्स्टिट्यूट्स हैं ऑटोमेटिकली उसके प्राइसेस भी राइज हो जाएंगे. तो व्हाट विल हैपन? ये आपका कंज्यूमर सरप्लस कम कर देगा. कल भी यही चीज पढ़ी थी हमने टैरिफ कोटा में, द सेम थिंग है, उसमें भी कंज्यूमर सरप्लस आया था. प्रोड्यूसर्स इन द इंपोर्टिंग कंट्री आर बेटर ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ द कोटा. प्रोड्यूसर्स को फायदा हो गया, सेलर उसको कंज्यूमर को लॉस हो गया, क्योंकि प्रोड्यूसर को तो सप्लाई टू द स्काई, प्राइसेस ज्यादा हो गए तो उसका तो प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो गई. इंपोर्टेड गुड्स की सप्लाई कम होगी तो अब इमरजेंसी में तो जो है उसी को ही यूज करना पड़ेगा. तो प्रोड्यूसर्स को इसकी वजह से क्या हो जाएगा? डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को फायदा हो जाएगा. द इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ देयर प्रोडक्ट विल डेफिनेटली इंक्रीज देयर प्रोड्यूसर सरप्लस
and this will induces an increase in output for the existing firms. तो उसकी वजह से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो जाएगी और आपकी इनकम भी इंक्रीज हो जाएगी. I hope the full paragraph is clear. Once again, I am telling you, tariff quota is a fixation of the tariff limit. ठीक है, अगर ये लिमिट आपकी फ्री ट्रेड से नीचे है, इफ इट इज बिलो, राइट, मैंने ग्राफ में आपको बता दिया, सेम माइक्रो कॉन्सेप्ट है. अगर वो उससे नीचे है तो डेफिनेटली क्या होगा, आपकी कंट्री में उसकी सप्लाई कम हो जाएगी. सप्लाई कम होगी तो प्राइस ज्यादा हो जाएगा. पहली बात तो ये होगी. दूसरी बात क्या हुई, क्योंकि मार्केट में डिमांड तो है बट उस चीज की सप्लाई नहीं हो रही है, तो डोमेस्टिक मार्केट में प्रेशर पड़ने के बावजूद आपके पास उससे सब स्टैंडर्ड गुड है बट फिर भी उसका वो सब्स्टिट्यूट है, तो उसके प्राइसेस राइज कर जाएंगे क्योंकि उसकी डिमांड राइज कर गई है. ठीक है, अब जब उसकी डिमांड राइज हो गई है, कंज्यूमर इज पेइंग द हाई प्राइसेस बिकॉज ऑफ द कोटा, तो उसमें कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाएगा बट उस गुड का जो प्रोड्यूसर है उसको फायदा ही फायदा होगा और उसका प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीज हो जाएगा. जब प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीज हो जाएगा, इट वुड बी टेकन एज एन इंसेंटिव फॉर द प्रोड्यूसर. वो उसको इंकरेजमेंट मिलेगी, प्रमोशन मिलेगी, वो अपने रिसोर्सेज को और यूज करेगा, प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा. प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी और अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट एंड इनकम भी इंक्रीज होगा. इससे ज्यादा सिंपल वर्ड्स में आई थिंक नो एक्सप्लेनेशन कैन बी मेड. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई क्लियर फॉर दिस? यस मैम. अब इसके बाद क्या आया, सेकंड, पहला था कोटास, सेकंड आया प्राइस कंट्रोल. पहले तो कोटा के थ्रू मैंने क्वांटिटी फिक्स अप कर दी, अब सेकंड क्या है आपके पास, पर कोटा में आपको एक वर्ड और याद रखना था. व्हाट इज दैट? कोटा रेंट. कोटा रेंट किसके लिए? लाइसेंस होल्डर के. डोंट फॉरगेट अबाउट. ओके, अब क्या है, प्राइस कंट्रोल मेजर्स. प्राइस कंट्रोल मेजर्स क्या है बेटा, इंक्लूडिंग एडिशनल टैक्सेस एंड चार्जेस आर द स्टेप्स टेकन टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स and to support the domestic price of certain products when the import prices of these goods are lower. Right? क्या कह रहे हैं वो? To support the domestic price of the certain products when the import price of these goods are lower. आंचल, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? Yes, बताओ. इंपोर्ट गुड्स के प्राइसेस अगर कम है तो वो डोमेस्टिक गुड्स को कैसे इनकरेज करेगा? बाय चार्जिंग हाई टैरिफ, तो वो तो चीज महंगी बन जाएगी फिर. मतलब अगर इंपोर्ट प्राइसेस कम है तो उसके ऊपर मैं टैरिफ लगा दूंगी. ओके, प्राइस कंट्रोल मेजर्स, एडिशनल टैक्स एंड चार्जेस. वेरी गुड एक्सप्लेनेशन. कि अगर आपकी कोई इंपोर्टेड गुड है, ठीक है, आपने कोई चीज इंपोर्ट करवा रहे हो बट उसकी प्राइस मेरी डोमेस्टिक प्राइस से कम है, तो मैं क्या करूंगी? मैं तो इंपोर्टेड गुड लूंगी. मतलब डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स फेल हो गए, फ्लॉप हो गए. मैं ये नहीं चाहती क्योंकि मैंने तो अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को इनकरेज करना है. तो जो इंपोर्ट प्राइस कंपैरेटिवली लेस थी, मैं उसके ऊपर अब क्या कर रही हूँ, एडिशनल टैक्स या एडिशनल चार्ज लगा रही हूँ ताकि मैं अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को क्या कर सकूं, कंट्रोल, चेक कर सकूं, सपोर्ट कर सकूं उनको मैं. तो ये कैसे मैंने चेक किया? बाय प्राइस कंट्रोल. क्योंकि मैंने प्राइस, जब मैं टैरिफ लगाऊंगी, राइट, तो क्या होगा, प्राइस ही तो इंक्रीज होगा ना. दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ price control measure. If my import price is less than domestic price, then we are going to put additional prices, additional tax or additional charges to increase the import price. Purpose, intention मेरी क्या है उस टाइम के ऊपर? To support my domestic
industries. And these measures are called as what? Price control measures. Or they are also called as para-tariff measures and include measures other than the tariff measures that increase the cost of imports in the similar manner. ठीक है? A minimum import price established for sulfur. For example, सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आ गया? माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस कंट्रोल हम किसके थ्रू करते थे? रिकॉल एनीवन ऑनलाइन स्टूडेंट? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम प्राइस कंट्रोल किसके थ्रू करते थे? प्राइस सीलिंग के थ्रू, प्राइस फ्लोर के थ्रू, राइट? सेम चीज यहां पे आ गया. मिनिमम इंपोर्ट प्राइस, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस क्या है? दैट इज योर प्राइस फ्लोर. ये आपको एक मिनिमम प्राइस सल्फर का जो है वो इंपोर्ट प्राइस इतना है, ठीक है? अब उसके ऊपर मैं एडिशनल चार्जेस लगाऊंगी एंड एवरीथिंग सो दैट आई कैन कंट्रोल द प्राइसेस ओवरऑल आल्सो एंड आई कैन चेक माय डोमेस्टिक. Okay, online students, am I clear for this? Yes, ma'am. थर्ड वन आ गया जी आपका नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग एंड प्रोविजंस. अब ये क्या कह रहे हैं? These measures are aimed limiting the quantity of goods that can be imported regardless of whether they originate from different sources or from one particular supplier. मतलब मैं इसकी क्वांटिटी को क्या कर रही हूं? लिमिट कर रही हूं. ये नहीं देख रही कि वो कहां से आया है, उसका ओरिजिन कहां पे है, एक सोर्स है या डिफरेंट सोर्सेज है. आई एम नॉट कंसर्न विद दैट. मेरे को उसको क्या करना है? लिमिट करना है, राइट? These measures may take the non-automatic licenses or complete prohibition. मतलब मैंने इसमें क्या किया? पूरी तरीके से रोक लगा दी. कंप्लीट प्रोहिबिशन, कंप्लीट प्रोहिबिशन मतलब प्रोहिबिटेड, नो एंट्री, पूरी तरीके से कंट्रोल कर दिया. टेक्सटाइल्स में बी अलाउड ओनली ऑन अ डिस्क्रिशनरी लाइसेंस बाय द इंपोर्टिंग कंट्री. इंडिया प्रोहिबिट्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ आर्म्स एंड रिलेटेड मटेरियल फ्रॉम और टू इराक. प्रोहिबिट कर दिया मैंने. इंडिया ऑल्सो प्रोहिबिट मेनी आइटम्स जो अभी मैंने बताया आपको, जो एनिमल ओरिजिन के हैं, फॉलिंग अंडर 60 एक्सपोर्ट एग्जिम. क्या होता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड्स. जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो ना बेटा, बहुत सारी लिस्ट होती है, बहुत सारा क्राइटेरिया होता है, बहुत सारी मैंडेटरी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आपको मीट करने पड़ते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं. सॉरी, अदर देन दैट भी बहुत होता है हमारे पास. तो नॉन ऑटोमेटिक मतलब एक तो लाइसेंसिंग के थ्रू कर दिया मैंने, एक बिना लाइसेंसिंग के थ्रू भी आई कैन स्टॉप योर एंट्री ऑन वेरियस क्राइटेरिया. जैसे हमने इंडिया का दिए कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू हैव एनी काइंड ऑफ आर्म नेगोशिएशन फ्रॉम होम, फ्रॉम इराक, या मैं किसी भी कंट्री का कोई भी एनिमल ओरिजिन उसके साथ में ट्रेडिंग नहीं कर. Then there comes the financial measures. The objective of these financial measures import cost by regulating the access to and the cost of the foreign exchange for imports and define the terms of payment. आपको पता है ना, +2 में आपने पढ़ा है फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज रेट. फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? It is the rate at which the currency of one country is going to be exchanged with the currency of another country. अब फाइनेंशियल मेजर में वो मैं क्या कह रही हूं? टू इंक्रीज द इंपोर्ट कॉस्ट by regulating the access and the cost of foreign exchange for import. Depreciation and appreciation. मैंने अपनी इंपोर्ट की वैल्यू को इंक्रीज करना है, तो मैं क्या करूंगी? डेप्रिशिएट कर दूंगी अपनी करेंसी को. डेप्रिसिएशन क्या करता है? इट ऑलवेज, अभी आगे जाके फिर बताऊंगी, डेप्रिसिएशन क्या करता है? इट ऑलवेज इनकरेजेस एक्सपोर्ट एंड डिस्करेजेस
इंपोर्ट। इतनी सी बात अभी याद कर लो, आगे जाके इसकी फुल एक्सप्लेनेशन दूंगी कि जब भी डेप्रिसिएशन क्या होगा, फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। और डेप्रिसिएशन क्या करता है, इंपोर्ट को डिस्करेज करता है और एक्सपोर्ट को इनकरेज करता है, राइट। तो ये वहां पे यही बता रहा है। इट इंक्लूड्स एडवांस पेमेंट रिक्वायरमेंट्स, कि भैया मैं तो तेरे साथ तभी डील करूंगी, पहले मेरे को एडवांस पेमेंट कर दो। बढ़ा दी ना मैंने इंपोर्ट कॉस्ट, डिस्करेज कर दिया ना, आपके पास तो एडवांस पेमेंट है ही नहीं करने के लिए। सो इट इज जस्ट अ मेथड टू डिस्करेज यू टू इंपोर्ट। और फॉरेन एक्सचेंज रूल्स, denying the use of foreign exchange for certain types of import for goods imported from other countries. If you remember, जब रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई थी, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे थे, रिस्ट्रिक्शंस लगे थे फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक शॉर्ट पीरियड के लिए रशिया की करेंसी को पूरा बैन कर दिया गया था कि दिस रशियन करेंसी इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड एज अ मोड ऑफ पेमेंट थ्रू एनी अदर कंट्री। कोई भी कंट्री नहीं करेगा, चाहे वो इंपोर्टर है चाहे वो एक्सपोर्टर है। So what is this? This is to be taken as a financial measure. Certain percentage of the goods imported 3 months before the arrival of the goods or the foreign exchange may not be permitted for import of newsprint. ये उन्होंने एक एग्जांपल दी है। नेक्स्ट आपके पास आया जी, मेजर अफेक्टिंग कंपटीशन। These measures are aimed at granting exclusively special preference or privilege to the economic operators, economic government imposed special import channels or enterprises and compulsory use of national services. जैसे for example, a statutory marketing board may be granted exclusive rights to import wheat or canalizing agencies like state trading corporations. मैंने अभी आपको राइस की एग्जांपल दी है, ये पूरे का पूरा लॉट कैंसिल हो गया हमारा, वापिस आ गया, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू मीट सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। पाम ऑयल, देखा जाए इंडिया इज नॉट फिट फॉर पाम ऑयल, बट अगर इंडिया में देखोगे हर बेकरी की आइटम में आपके पास क्या पड़ता है, पाम ऑयल पड़ता है। अजीनोमोटो इज नॉट फिट फॉर इंडिया, राइट, बट हर एक चीज में हमारे पास यहाँ पे क्या पड़ता है, अजीनोमोटो पड़ता है। जो आपकी नूडल्स में, मंचूरियन में पड़ती हैं आपके अजीनोमोटो। अच्छा, सो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे। देन देयर कम्स गवर्नमेंट प्रिक्योरमेंट पॉलिसीज। प्रिक्योरमेंट क्या होता है, परचेज। गवर्नमेंट प्रिक्योरमेंट पॉलिसीज, प्रिक्योरमेंट का मतलब क्या होता है, परचेज। may interfere with trade if they involve mandates that the whole of specified percentage of the government purchases should be from domestic firms rather than the foreign firms, despite higher prices than the similar foreign. मतलब गवर्नमेंट प्रिक्योरमेंट, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आई एम गोइंग टू परचेज, गवर्नमेंट परचेज कर रही है फ्रॉम द डोमेस्टिक, चाहे वो फॉरेन सप्लायर से ज्यादा है प्राइस, बट फिर भी मैं डोमेस्टिक से खरीद रही हूँ। इन एक्सेप्टिंग पब्लिक टेंडर्स, अ गवर्नमेंट में गिव प्रेफरेंस टू द लोकल टेंडर्स रादर देन द फॉरेन टेंडर्स। गवर्नमेंट प्रिक्योर, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो लोकल को वोकल करना है, राइट। देन देयर कम्स ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। दीज मेजर्स इंक्लूड रूल्स ऑन द, क्योंकि ये सारे रूल्स हैं आपके, यहाँ पे कोई टैरिफ्स की डेफिनेशंस नहीं है, कल तो डेफिनेशंस थी हमारे पास, राइट। रिक्वायरमेंट टू यूज सर्टेन मिनिमम लेवल्स ऑफ लोकली मेड कंपोनेंट्स, 25 आपका रूल लग गया। ऑटोमोबाइल में डोमेस्टिकली आपको 25% कंपोनेंट्स यूज करने। रिस्ट्रिक्टिंग द लेवल ऑफ इंपोर्टेड कंपोनेंट्स, कि आपने जो स्पेयर पार्ट्स यूज करने हैं उसके ऊपर मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। लिमिटिंग द परचेज और द यूज ऑफ इंपोर्टेड गुड्स टू एन अमाउंट रिलेटेड टू द क्वांटिटी और द वैल्यू ऑफ 75 और कुछ भी हो सकता है, वो इट वेरीज, बट आई एम गोइंग टू हैव अ ट्रेड रिलेटेड।
कहीं पे एक्सचेंज रिलेटेड है, कहीं पे प्राइस रिलेटेड है, कहीं पे गवर्नमेंट रिलेटेड है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रेड रिलेटेड। फिर आपके पास आ गया डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड, आर लिमिटेशंस इम्पोज्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इन द इंपोर्टेड कंट्री इन्वॉल्विंग एडिशनल लाइसेंस और सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट। कोई जोग्राफिकल हो सकती है रिस्ट्रिक्शन, और इट कैन बी थ्रू अ एजेंट, a restriction that an imported fruits may be sold only through the outlets having a refrigerator facilities. आप 26 की मार्केट में आपको थोड़ी ना इंपोर्टेड फूड मिलेगा, बट ये जो आपके वॉलमार्ट टाइप है, आपके पास डी मार्ट है, आपके पास रिलायंस मार्ट है, जियो मार्ट है, यू आर गोइंग टू गेट ऑल इंपोर्टेड फ्रूट ओवर देयर। इट इज मैंडेटरी कि इंपोर्टेड फ्रूट, बेकरी आइटम्स आपने रखनी है, तो आपकी ये टर्म्स एंड कंडीशंस है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पोस्ट सेल सर्विस की आपकी सर्विसेज आपको जो आपके चीजें आप बेचते हो, जो आप, ठीक है, उसके ऊपर कैसी सर्विसेज दे रहे हो। देर आर सो मेनी मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं, सैमसंग है, आपके पास सो मेनी थिंग्स हैं, किसके पार्ट्स इजीली मिल सकते हैं, वो चीजें होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर हो गया, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम कंज्यूमिंग होता है, मैंडेटरी है टू मीट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस। Specified particular procedure and formalities requiring license and all that. Red tape. What is red tape? Sorry? No, it is not a shoe company. Red tapeism. Matlab, I am going to depend too much on official rules and regulations. इंडिया जैसी कंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी बिफोर 1991? रेड टेपिज्म। कोई भी चीज गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के बिना हो ही नहीं सकता था, और जब मेरे पास रेड टेपिज्म आया, उसकी वजह से आई हैड एन एडिशन टू द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन एंड ब्राइब। रूल्स ऑफ ओरिजिन, country of origin means a country in which the goods was produced, or in the case of trade service, the home country of the service provider. तो उसकी गवर्नमेंट आपको क्या करती है। अ वेरी वेरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट जी, यहाँ पे आके आपके पास इतना अभी करने के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज अबाउट एम्बार्गोस। सर्कल दैट। एम्बार्गो, इट इज एन इंग्लिश वर्ड। एम्बार्गो क्या है? इट इज अ टोटल बैन imposed by the government on the import or the export of some or all the commodities to a particular country or a region for a specified or indefinite period. Can you give me an example? Pakistan, yes. जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई, हमने क्या बोला? टोटल बैन। वी आर नॉट गोइंग टू डील विद एनी काइंड ऑफ, इंडिया में पाकिस्तानी फिल्म्स, पाकिस्तानी जो वो थी सारी चीजें बैन होगी, पाकिस्तानी प्लेस चलना बैन हो गए। मतलब कि टोटल बैन फॉर एनी पर्टिकुलर गुड और अ कमोडिटी और विद एनी कंट्री। इट कैन बी अ फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, और इट कैन बी फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। बट इतना जो नॉन टैरिफ मेजर्स थे, टेक्निकल मेजर वाज इंपॉर्टेंट। टेक्निकल मेजर में था आपके पास टीबीटी एंड एसपीएस। नॉन टेक्निकल मेजर्स में हमने बहुत सारे मेजर्स, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़े, बट उसमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, दैट इज एम्बार्गोस। एम्बार्गोस का मतलब क्या है? टोटल बैन आइदर ऑन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट विद एनी पर्टिकुलर कंट्री for a given period of time or for indefinite period of time. मतलब ये एक्सट्रीम स्टेप है। इंडिया ने ये, जब सारे रास्ते बंद हो गए, तो इंडिया ने ये रास्ता बिल्कुल एंड में ऑप्ट किया। आई होप इट इज ऑल क्लियर। यस मैम। रुपिंदर, रिधि, वृंदा, सिमरन, वृंदा, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस मैम। ओके जी। अब इसके बाद आपके पास आता है एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स। पहले आपके पास क्या थी? मेजर्स थे टेक्निकल मेजर्स एंड टैरिफ मेजर्स के बीच में था, ठीक है। लास्ट थिंग आपके पास क्या है? एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स। सबसे पहला क्या है? बैन ऑन एक्सपोर्ट। Export related measures refer to all the measures applied by the government of the exporting country
किसका? बोथ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। प्रतिंदर, टेक्निकल में हमारे पास कितने थे बेटा? कौन कौन से? एसपीएस। एसपीएस किसके लिए था? प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस के लिए था। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ शॉर्टेजेस, export of agriculture products such as onion, wheat, etc. may be prohibited to make them available for domestic. इंडिया हर साल ऐसा करता है। इंडिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस। इंडिया इज एन अनियन एक्सपोर्टर। आपको पता है हम अनियन का एक्सपोर्ट करते हैं, बट जब इंडिया में सीजनली अनियंस के प्राइसेस राइज मतलब स्काई रॉकेटिंग हो जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा शूट अप कर जाते हैं, तो उसकी सप्लाई को कंपनसेट करने के लिए, ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं? अपने एक्सपोर्ट को रोक के वो मटेरियल हम कहाँ पे सप्लाई करते हैं? डोमेस्टिकली, राइट? सो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हैव एन इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑन द इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि जब आपके पास इंटरनेशनली सप्लाई बंद होगी, मेरा एक्सपोर्ट बंद हुआ तो किसी और कंट्री का क्या कम हो गया? इंपोर्ट कम हो गया। इंपोर्ट कम होगा तो क्या होगा? उस कंट्री में सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई कम हो जाएगी तो क्या होगा? प्राइसेस विल राइज। तो मेरे लिए आउट ऑफ कंपल्शन मेरे को करना पड़ा, बट इट इज गोइंग टू हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द इंपोर्टिंग कंट्री। ओके, द नेक्स्ट वन इज देन एक्सपोर्ट टैक्सेस. An export tax is a tax collected on the exported goods, and it may be either a specific or a ad valorem. Samiksha, what is specific? Per unit. And what is ad valorem? Percentage. Ad valorem is the total percentage में calculate होते हैं, और specific क्या होता है? Per ton, per unit, per kg, like this. Okay? So the export tax is to raise the price of the good and to decrease exports. क्योंकि अगर मैंने टैक्स ज्यादा लगा दिया तो वो कॉस्टली बन गया, तो नेचुरली आपकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आपके पास एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, तो जो आपका मटेरियल तैयार हुआ पड़ा है वो आप कहाँ पे बेचोगे? कंट्री में सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। और जब कंट्री में सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो डोमेस्टिकली प्राइस को क्या होगा? कम हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो गई है। सप्लाई ज्यादा होगी, प्राइस कम हुई। प्राइस कम हुई तो क्या ज्यादा हो जाएगा? डिमांड ज्यादा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कहानी को समझो। आपने एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? सेलिंग। आपने उसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगा दिया, तो मतलब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगी। आप उस काम को करोगे नहीं। उस काम को नहीं करोगे, बाहर नहीं भेजोगे। बाहर नहीं भेजोगे तो वो चीज कहाँ पे रहेगी? कंट्री में रहेगी। कंट्री में रहेगी तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। सप्लाई इंक्रीज होगी तो प्राइस कम हो जाएगा। प्राइस कम होगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। कंज्यूमर के, डोमेस्टिक कंज्यूमर के पास वैरायटी आ जाएगी। ठीक है जी। थर्ड वन आपके पास आ गया एक्सपोर्ट सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स। जैसे हमने कल पढ़ा था इंपोर्ट सब्सिडी, नेगेटिव टैरिफ। इंपोर्ट सब्सिडी को हम क्या लेते हैं? नेगेटिव टैरिफ। अब मेरे पास क्या है? एक्सपोर्ट सब्सिडी। Tariffs on imports hurt exports, and therefore countries have developed compensatory measures of different types for exporters, like export subsidy. Naturally, अगर मैं imports के ऊपर tariffs लगा रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, तो वो exports को भी disturb करेगा ही करेगा। तो उसको compensate करने के लिए हमने उसके लिए भी क्या कर दिया? Subsidies को introduce कर दिया। Duty drawback, duty free access to imported intermediaries, etc. ये इंटरमीडिएरीज क्या होती हैं? रॉ मटेरियल। तो उसके ऊपर आपके पास कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, ड्यूटी फ्री है। आपको कोई सब्सिडी दे दी गई है उसके ऊपर। गवर्नमेंट बॉडीज आर यूजुअली प्रोवाइड फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, किसके फॉर्म में? ग्रांट्स, लोन्स, इक्विटी और सम फॉर्म ऑफ इनकम और प्राइस। तो ये किसके लिए होता है? डायरेक्टली टू इनकरेज द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। VER, जैसे इम्बार्गोस बहुत इंपॉर्टेंट था माय डियर स्टूडेंट्स, वैसे ही ये VER बहुत इंपॉर्टेंट है।
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका मतलब ये एक्सपोर्ट साइड पे क्या चीज है, दैट इज VER. व्हाट इज VER? व्हाट इज द फुल फॉर्म? वॉलेंटरली एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट्स. वॉलेंटरली का मतलब क्या होता है? अपनी तरफ से. रेस्ट्रेंट्स का मतलब कॉन्स्ट्रेंट, रोकना. ठीक है, वॉलेंटरली मतलब अपनी तरफ से. जो अपनी तरफ से है, तो यहाँ पे वर्ड आपके पास आया हुआ है, प्लीज चेक इट आउट. इनफॉर्मल कोटा. इट इज नॉट अ फॉर्मल, ऑफिशियली नहीं है. इनफॉर्मल कोटा एडमिनिस्ट्रेड बाय द एक्सपोर्टिंग कंट्री वॉलेंटरली, अपनी तरफ से, restraining the quantity of the good that can be exported out of the country during a given period of time. मतलब वो अपनी तरफ से जानबूझ के अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल कर रहे हैं. कौन सी क्वांटिटी को कंट्रोल कर रहे हैं? द गुड्स विच आर टू बी एक्सपोर्टेड. कब के लिए? फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, तो ये क्या चीज है? ये जो रेस्ट्रेंट्स हैं, ये जो अपनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये कहां से हो सकती हैं? कोई पॉलिटिकल इशू हो गया, एंड दे आर इम्पोज्ड बेस्ड ऑन द नेगोशिएशन ऑफ द इंपोर्टर विद द एक्सपोर्टर. मतलब ये नहीं कि एक्सपोर्टर अपने आप से मना कर देगा. कोई पॉलिटिकल इशू हो गया, इंडिया रशिया में अब बननी बंद होगी. तो चल रही है इंडिया रशिया में. ठीक है, इंडिया एक्सपोर्टर था और रशिया क्या था? इंपोर्टर था. तो इंडिया रशिया आपस में मिलकर बातचीत करेंगे कि भैया अब हम ऐसा नहीं करेंगे. इनफॉर्मल टॉक. तो जानबूझ के, वॉलेंटरली, जानबूझ के, डेलिबरेटली नहीं कर रही हूं, बट विलिंगली कुछ ना कुछ पॉलिटिकल कोई चैलेंज हो सकता है, उसकी वजह से वी आर गोइंग टू डू दिस. द इंड्यूसमेंट फॉर द एक्सपोर्टर. इंड्यूसमेंट मतलब मोटिवेशन क्या रहेगी एक्सपोर्टर के लिए? VER. क्योंकि अगर वो रिड्यूस करता है उसको तो नुकसान है, ये है ना. तो उसके लिए मोटिवेशन क्या है? इज टू अपीज द इंपोर्टिंग कंट्री एंड टू अवॉइड द इफेक्ट्स ऑफ द पॉसिबल रिटेलिटरी ट्रेड रेस्ट्रिक्ट्स दैट कैन बी इम्पोज्ड बाय द इंपोर्टर. मतलब जिसको उसने अपना सामान बेचना है, उसको अपीज, अपीज मतलब एक कंफर्ट, एक प्लीजिंग मोड में रखने के लिए, ताकि सामने वाले से कोई ज्यादा रिटेलिएशन ना आ जाए, कोई बहुत ही ज्यादा भयंकर वाला मेरे ऊपर ब्लेम ना लगा दे. ठीक है, मेरे ऊपर किसी चीज के ऊपर कोई रिटेलिएट, रिटेलिएट करना मतलब अटैक करना, मतलब किसी के ऊपर ब्लेम गेम करना, तो वो चीज ना हो. राइट. So VER may arise when the import competing industries seek protection from the surge of imports from the particular exporting. जिस कंट्री में हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको लग रहा है कि मेरी डिपेंडेंसी इंक्रीज हो गई है बहुत ज्यादा. आई एम डिपेंडेंट टोटली. अब नेपाल है, नेपाल जो है टोटली कह सकता है जी मैं इंडिया के ऊपर डिपेंड हो चुका हूँ. बांग्लादेश कह रहा है कि मैं टोटली इंडिया के ऊपर डिपेंड हो चुका हूँ. उस चीज में दे आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक कि भैया अब तुम रुक जाओ, थोड़ा हमें भी अपने पैरों पे खुद खड़े होने दो. तो व्हाट इज विद द म्यूचुअल कंसेंट, आपके पास क्या होगा? वॉलेंटरली एक्सपोर्ट कॉन्स्ट्रेंट होगा या रिस्ट्रेंट होगा. VER क्या करता है? As do tariffs and quotas, domestic price to rise and cause of the loss of domestic consumer surplus. ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? Any one of you do explain me this. VER क्या कह रहा है कि डोमेस्टिक प्राइस राइज कर जाएगा. क्यों कर जाएगा? Anyone? सॉरी, सरप्लस है तो फिर तो प्राइस फॉल होने चाहिए थे ना. वृंदा, कैन यू एक्सप्लेन मी दिस? सगुन, कैन यू एक्सप्लेन मी? प्रोडक्शन तो हमने किया, वॉलेंटरी एक्सपोर्ट मतलब उसको कंट्रोल किया हमने. नो टैरिफ तो हुई नहीं, तो वॉलेंटरली वो है.
Any one of you online, give a chance, I will help you out. मैम सारा मैम मैं ट्राई करूँ? हाँ बेटा, शाबाश रिधि। मैम एक इंडिया और पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। हाँ अगर जी, बिल्कुल। पाकिस्तान से सिंध का नमक आना बंद हो जाए तो हम्म, इंडिया में जो प्राइस होएगा वो हाई होएगा ना, कि हाँ सामान जी। तो आ नहीं रहा है तो बट वो तो डिमांड फिर, है कंट्री पर वो में। तो फॉरेन कंपटीशन, इंडिया में प्राइस हाई हो गया ना, बट यहाँ पे तो वो डोमेस्टिक प्राइस की बात कर रहा है। रुको वो अभी तो सोच के बताती हूँ। सॉरी रिधि, फिर से बोलो। अभी और कुछ सोच के बताती हूँ अच्छा, रेलेवेंट। सगुन आप कुछ कह रहे थे? मैम डोमेस्टिक कंट्री में उसकी क्वांटिटी रहेगी नहीं तो डोमेस्टिक कंट्री में प्राइस बढ़ जाएगा। नहीं, क्वांटिटी कहाँ से नहीं रहेगी, वो तो एक्सपोर्ट कर रही थी। मैम जैसे अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो नहीं बेटा, आपने शुरू से नहीं पढ़ा। आपको हम ये क्या कर रहे हैं, ये एक्सपोर्ट के रिलेटेड हम मेथड्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इंपोर्ट नहीं, वो वॉलेंटरली एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्ट्स कर रहे हैं। यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या उठता है, मैं एक्सपोर्टिंग कंट्री की बात कर रही हूँ कि जिस कंट्री में इंपोर्ट जाना था उसको मैं डोमेस्टिक मान रही हूँ। That point has to be clear. The inducement for the exporter to agree to VR is mostly to appease the importing country and to avoid the effect of the possible retaliatory trade restraints that may be imposed by the importer. यहां तक तो समझ आ गया, ठीक है। VR may arise when the import competing industries seek protection from the surge of imports from a particular exporting countries। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, मतलब वॉलेंटरली एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस कब अराइज हो रहे हैं कि जो इंपोर्ट कंपीटिंग इंडस्ट्रीज हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है, दे आर सीकिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द सर्ज ऑफ इंपोर्ट्स। मतलब इंपोर्ट्स आपके ज्यादा हो रहे हैं, कहां से? फ्रॉम द पर्टिकुलर एक्सपोर्टिंग कंट्री। मनवीर, व्हाट डू वी मीन बाय दिस लाइन? VRS may arise. What do we mean by this line? To whom we are giving a protection? To the importing countries. We are giving protection. We are encouraging them कि you produce. Okay? कहां से, किससे प्रोटेक्शन दे रहे हैं? एक्सपोर्टिंग कंट्री। अब वो क्या कह रहे हैं, वी आर इज एज टैरिफ एंड कोटा। मैंने क्या कर दिया, किसके ऊपर कोटा लगा दिया आपके यहाँ पे? इंपोर्ट्स के ऊपर कोटा लग गया ना आपका। डोमेस्टिक प्राइस इंपोर्ट के, देखो बेटा, सगुन टू सर्टेन पॉइंट यू वर राइट। हर्ष प्लीज देखो, आप एक्सपोर्टर हो और आप इंपोर्टर हो, आप किसी चीज का इंपोर्ट क्यों करवाओगे? या तो आपके पास टेक्निकली वो चीज अवेलेबल नहीं है, आपके पास उस चीज का रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, या आप इतने एफिशिएंट नहीं हो, आपके पास इतनी प्रोडक्शन नहीं हो रही है कि आप कंट्री की जो रिक्वायरमेंट है, कंट्री की जितनी डिमांड है उसको मीट कर पाओ। आपके पास उसकी क्या है, शॉर्टेज है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इंपोर्ट करवाओगे, ठीक है। और ये वाली कंट्री के पास स्पेशलाइजेशन है, उसके पास सरप्लस है, उसके पास ओवर प्रोडक्शन है, तो ये कंट्री क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी। अब जो इंपोर्टेड कंट्री है, जो इंपोर्ट करवा रही है, वो कह रही है कि मैंने अपने आप को बचाना है। इंडिया ब्रिटिशर से कह रहा है कि भैया अब मैंने अपने आप को बचाना है, अब तेरे जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स थे वो मैंने नहीं पहनने, अब मैंने अपने हैंडलूम्स पहनने, तो मैंने अपने एक्सपोर्ट बंद कर दिए, राइट। बट मेरी कंट्री में उस चीज की सप्लाई क्या होगी, कम होगी ना, क्योंकि अभी तो मेरे इंपोर्ट बंद हो गए ना मेरे, तो मेरी कंट्री में सप्लाई कम होगी, राइट। सप्लाई कम होगी तो क्या हो जाएगा, प्राइस विल राइज, तो इट विल बी अ लॉस ऑफ द डोमेस्टिक। ये जो डोमेस्टिक प्राइसेस है ना, ये इंपोर्टेड जो कंट्री है उसके हिसाब से बात हो रही है। माय क्वेश्चन वाज दिस थिंग, क्योंकि मैंने तुमसे माल लेना बंद कर दिया, मैंने माल लेना बंद कर दिया,
और मैं अभी तक खुद एफिशिएंट नहीं बनी। माल लेना बंद क्यों किया था? क्योंकि मैंने खुद को अपने आप को एफिशिएंट बनाना था। तो जब तक मैंने अपने आप को एफिशिएंट नहीं बनाया, टिल दैट टाइम देयर इज गोइंग टू बी अ शॉर्टेज ऑफ गुड्स इन माय इकोनॉमी। तो शॉर्टेज होगी तो प्राइस राइज हो जाएगा, प्राइस राइज हो जाएगा तो कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या याद रखना है कि अगर मैं आपके ऊपर टैरिफ्स लगाती हूँ, अगर मैं आपको कोटास देती हूँ, या अगर मैं आपके ऊपर किसी भी तरीके का एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट लगाती हूँ, तो इट इज गोइंग टू बी अ डिस्करेजमेंट टू योर कंज्यूमर, और कंज्यूमर सरप्लस इसमें क्या होगा? कम होगा। सिर्फ एक चीज के ऊपर जाके देखा था जहां पे प्रोड्यूसर सरप्लस हुआ था, कहां पे था वो? जब कोटा फ्री ट्रेड से कम है। When your quota is below the free trade, only then we are going to have a producer surplus. Okay? Otherwise quota, tariffs, ये सारा आपका क्या करेंगे? Consumer surplus का loss. Am I clear? Over the past few decades, Riddhi, am I clear now, beta? Yes, ma'am. Over the past few decades, significant transformation are happening in the terms of growth as well as the trends to follow the, क्योंकि अब हमारे पास global trade है, developing countries a silent feature of shifting gold, हम किसकी तरफ जा रहे हैं? Global trade patterns की तरफ जा रहे हैं। Countries associate themselves for international trade, it has become an indispensable। आज की डेट में इंटरनेशनल ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड क्या बन चुके हैं? इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है? नॉट पॉसिबल टू बी सर्वाइव, मतलब मेरे लिए इनसेपरेबल बन चुके हैं। कोई भी कंट्री अपने आप में इतनी स्पेशलाइज्ड नहीं है कि वो अपनी सारी जरूरतों को खुद ही पूरा कर सके। सो ट्रेडिंग थ्रू रीजनल अरेंजमेंट्स फोस्टर क्लोजर ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस landscape, and alongside this have a, बस हो गया। अब होमवर्क क्या है? होमवर्क क्या है जी? समरी पढ़नी है और आपको इसके क्वेश्चंस करने हैं। सिमरन, एम आई क्लियर? Yes, ma'am. Rupinder, all of you are going to do the summary and question. कहीं पे भी 1% भी आप डिस्कनेक्ट हो रहे हो कि मैम वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, अगेन अ रिमाइंडर, अप्रोच योर रिसोर्स। पेड रिसोर्स, फ्री रिसोर्स धोखा देंगे, पेड रिसोर्स कभी भी धोखा नहीं देगा। ऑल द बेस्ट।